हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैक माय चैनल। आज हम एक नए टॉपिक के साथ लॉ ऑफ टॉर्ट में बढ़ते हैं। लॉ ऑफ टॉर्ट में आपका स्ट्रिक्ट लायबिलिटी का प्रिंसिपल, विकैरियस लायबिलिटी हम देखते हैं, एब्सोल्यूट लायबिलिटी देखते हैं। एक लायबिलिटी हमारी स्ट्रिक्ट लायबिलिटी है। अब स्ट्रिक्ट लायबिलिटी इज ए इम्पोर्टेंट प्रिंसिपल of law of tort. अब according to this principle, person had that liable the damages caused by the dangerous things. अगर कोई पर्सन अपनी प्रॉपर्टी में कोई हैजार्डस काम कर रहा है, कोई नुकसान पहुंचा रहा है जिससे किसी और को नुकसान हो रहा है, डेंजर थिंग्स को कर रहा है या डेंजर थिंग्स लेके आ रहा है, तो दैट इज स्ट्रिक्ट लायबिलिटी। अब इवन इफ ही हैज़ द टेकन ऑल रीजनेबल केयर, चाहे उसने भले ही उसने जो है रीजनेबल केयर बढ़ती हो, बट नेग्लिजेंट, नो नेग्लिजेंट और नो रॉन्गफुल इंटेंशन ऑन हिज पार्ट, बट उसने जो है कोई नेग्लिजेंट वे में ना किया हो। अब द रीजनेबल liability arise because of the nature of the activity itself. This rule was landmark cases and रायलैंड वर्सेस फ्लेचर। इस प्रिंसिपल को देखने से पहले हमें पहले ये पता होना चाहिए कि जो आपका स्ट्रिक्ट लायबिलिटी है वो है क्या। स्ट्रिक्ट लायबिलिटी क्या है आपका, एक अगर कोई पर्सन अपनी ही प्रॉपर्टी में कोई डेंजर थिंग्स कर रहा है या डेंजर एक्ट कर रहा है और उससे किसी दूसरे इंसान को कोई नुकसान पहुंच जाता है कॉज बाय द डेंजर थिंग्स एंड कीप बाय द हिम, तो उसका जो है डैमेजेस उसको पे करना होगा यहाँ पर। अब इसको देखने के लिए हमें फर्स्ट इसका मोस्ट इम्पोर्टेंट और लैंडमार्क केस देखना ज़रूरी है। उसके बिना जो है आपका स्ट्रिक्ट लायबिलिटी को हम नहीं समझ सकते, जिससे इसको इंट्रोड्यूस किया गया। एंड रायलैंड वर्सेस फ्लेचर, रायलैंड वर्सेस फ्लेचर इज मोस्ट इम्पोर्टेंट केस इन लॉ ऑफ टॉर्ट। The rule laid down Ryland versus Fletcher states that the person and brings on his lands keep there any dangerous things for the one person and such things escape and cause damages to another will liable for the damages caused. This liability strict is nature, meaning it's the independent fault and negligence. Ryland versus Fletcher में क्या होता, अगर कोई पर्सन अपने पर्सनल के लिए, पर्सनल यूज़ के लिए या पर्सनल एक्ट में कर रहा है, पर्सनल अपनी कैपेसिटी में कर रहा है और वो कोई ऐसा एक्ट कर देता है चाहे वो उसकी ही प्रॉपर्टी है। इस केस में क्या हुआ था आपका कि कोई पर्सन अगर कोई ख़तरनाक वस्तु लेकर आता है, डेंजर थिंग्स को लेकर आता है और वहाँ रखता है और वो प्रॉपर्टी जो है आपकी ही लैंड से, आपकी प्रॉपर्टी से बाहर निकल जाती है और उससे किसी अनदर पर्सन को जो है नुकसान पहुंचाता है, तो उस पर्सन को नुकसान का लिए ज़िम्मेदार ठहराया जाएगा, उसको डैमेजेस प्रोवाइड करने होंगे। ये उसका स्ट्रिक्ट लायबिलिटी आपका जो माना गया था। इसी केस में जो इसके जो फैक्ट्स थे क्या थे कि जो रायलैंड है एंड फ्लेचर है, रायलैंड की मिल्स है एंड फ्लेचर का जो है माइंस है, और उसकी जो है प्रॉपर्टी से हाँ क्या हुआ था इस केस में रायलैंड वर्सेस फ्लेचर में कि डिफेंडेंट रायलैंड, अब रायलैंड वांट द मील्स एंड वांटेड द कंस्टेंट सप्लाई द वाटर एंड ऑपरेट। अब क्या हुआ कि इस केस में रायलैंड एक मील का मालिक है, ऑनर है वो, और वो अपनी मील में जो है वाटर के सप्लाई के लिए पानी को जो है एक रिजोवेयर बना रहा है और उसमें पानी इकट्ठा कर रहा है फॉर द पर्पस एंड कंस्ट्रक्ट द लार्ज रिजोवेयर ऑफ हिज लैंड एंड थ्रू द इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर्स। उसने कुछ कॉन्ट्रैक्टर इंडिपेंडेंट्स हायर कर रखे हैं जो उसको बना रहे हैं। एंड वायर द कंस्ट्रक्टिंग एंड द रिजोवेयर्स contractor failed the notice and some owed the upfront you have mines। अब क्या होता है इस केस में कि जो रायलैंड है वो अब मालिक है अपनी मील का और उसमें रिजर्वेयर बना रहा है जिसमें वो पानी इकट्ठा करता है जिसके लिए उसको ज़रूरत थी। अब जलाशय बनाने के लिए रिजर्वेयर बनाया उसने। अब जलाशय का निर्माण करने के लिए जो है उसने कुछ ठेकेदार या कॉन्ट्रैक्टर अपॉइंट्स किए। अब उसमें जो है उन जो कॉन्ट्रैक्टर हैं उनसे पूरी तरह से उन्होंने जो है पुरानी जो फ्लेचर की माइंस थी उसमें
शिफ्ट्स हो गया, मीन्स पानी जो है स्केप हो गया। अब उन्होंने ध्यान नहीं दिया, जब जलाशय में पानी भर गया तो पानी खदानों में जो माइंस थी उसके रास्ते से बाहर निकला और फ्लेचर के जो कोयला माइंस है उसमें भर जाता है। अब इससे फ्लेचर को जो है भारी नुकसान हो जाता है। हालांकि जो है रायलैंड की जो है कोई लापरवाही नहीं थी, कोई नेग्लिजेंट वे नहीं था, फिर भी फ्लेचर ने जो है नुकसान के लिए, मुआवजे के लिए, डैमेजेस के लिए दावा किया। अब एज ए रिजल्ट फ्लेचर ऑफ द सफर्ड द हैवी डैमेजेस, उसने जो है हैवी डैमेजेस का सफर किया। लॉस द ऑल्दो रायलैंड वाज नॉट द पर्सनली नेग्लिजेंट, उसने पर्सनली नेग्लिजेंट वे में नहीं किया था। फ्लेचर फेल्ड द सूट ऑफ द क्लेमिंग एंड कंपनसेशन फॉर द डैमेजेस कॉस्ट, बट यहाँ पर उसने जो है डैमेजेस के लिए क्लेम किया। क्या अब यहाँ पर उसको डैमेजेस दिया गया? यस, यहाँ पर उसने जो है डैमेजेस प्रोवाइड किया गया था। नेक्स्ट देखते हैं। अब इसके कुछ एसेंशियल्स हैं स्ट्रिक्ट लायबिलिटी के। फर्स्ट आप इसका मीनिंग करोगे, सेकंड देन केस के फैक्ट्स दोगे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आपका क्वेश्चन आता है लॉन्ग। नेक्स्ट थर्ड आपका एसेंशियल। अब एसेंशियल्स पे क्या एसेंशियल्स होना इसके ज़रूरी है? फर्स्ट डेंजर थिंग्स, क्या डेंजर थिंग्स का होना ज़रूरी है? यस। अब डेंजर थिंग्स क्या होता है? द फर्स्ट एसेंशियल स्ट्रिक्ट लायबिलिटी इज दैट द डिफेंडेंट मस्ट हैव द एंड कीप द डेंजर थिंग्स हिज लैंड, उसकी प्रॉपर्टी में जो है डॉक्टर कुछ ऐसी प्रॉपर्टी में जो है डेंजर थिंग्स का होना ज़रूरी है। रिजर्वेयर बनाना तो ठीक था, बट उसमें जो पानी बहुत ज़्यादा हो गया था उसकी उसकी प्रॉपर्टी से इस्केप कर गया था, दैट इज डेंजर, दैट इज डेंजर। अब डेंजर थिंग्स इज वन विच द लाइकली कोज हार्म द स्केप, अगर वो डेंजर थिंग्स आपकी प्रॉपर्टी से निकल कर दूसरे को नुकसान पहुंचा रही है, स्केप कर रही है। एग्जाम्पल इंक्लूडेड वाटर रिजर्वेयर, गैस, इलेक्ट्रिसिटी, केमिकल और फायर हो सकता है, वाइल्ड हो सकता है, एनिमल्स हो सकते हैं। शेर आपने, ठीक है, आपने अपनी प्रॉपर्टी में, ठीक है, कोई शेर रखा या कोई लायन रखा, कोई टाइगर रखा आपने, या कोई डॉग्स है, और बट जब तक वो आपकी प्रॉपर्टी में तब तक तो ठीक है, आपने पाल रखा है, बट यहीं पर वो किसी और को अगर नुकसान पहुंचा रहे हैं, दैट इज स्ट्रिक्ट लायबिलिटी का एसेंशियल्स बन जाता है वो, या आपका जो है डेंजर थिंग्स बन जाएगा। सेकेंड इज स्केप ऑफ द डेंजर थिंग्स। अब डेंजर थिंग्स तो ठीक है, बट यहीं पर वो डेंजर थिंग्स स्केप अगर कर जाती है, सेकेंड एसेंशियल, द सेकेंड एसेंशियल इज दैट द डेंजर थिंग्स मस्ट स्केप, उस डेंजर थिंग्स का स्केप होना ज़रूरी है फ्रॉम द डिफेंडेंट कंट्रोल एंड मूव द आउटसाइड हिज लैंड इफ डैमेज इज क्रॉस विद द डिफेंडेंट एंड प्रमाइस एंड देयर द नो स्केप स्ट्रिक्ट लायबिलिटी डज नॉट अप्लाई। आपकी अगर कोई भी डिफेंडेंट की जो है प्रॉपर्टी से वो नहीं निकलता है या स्केप नहीं करता है, तब वो जो है डज नॉट अप्लाई, स्ट्रिक्ट लायबिलिटी आपकी अप्लाई नहीं होती है। थर्ड एसेंशियल इज नॉन नेचुरल यूज। अब नॉन नेचुरल यूज मीन्स कि एक तो हम अपनी प्रॉपर्टी का, अपनी चीज़ का जो है नेचुरल यूज़ करते हैं, एक होता है नॉन नेचुरल यूज। द यूज लैंड बाय द डिफेंडेंट मस्ट बी द नॉन नेचुरल, एक प्रॉपर्टी का नॉन नेचुरल यूज़ होना ज़रूरी है और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होना ज़रूरी है। नेचुरल और ऑर्डिनरी यूज ऑफ द लैंड डज नॉट द अट्रैक्ट स्ट्रिक्ट लायबिलिटी। लार्ज या क्वेश्चनीज वाटर, गैस, केमिकल्स एंड इंडस्ट्रियल पर्पस ऑफ द कंसिडर नॉन नेचुरल यूज़। यहाँ पर अगर आप उसी चीज़ का एक होता है कि हम अपने रहने के लिए उस प्रॉपर्टी को यूज़ कर रहे हैं, एक हम नॉन नेचुरल यूज़ कर रहे हैं उस प्रॉपर्टी का जो जिससे दूसरे को नुकसान पहुँच सकता है। इसके लिए केस था, या आप रायलैंड वर्सेस फ्लेचर भी इसमें इंक्लूड कर सकते हो। एंड सी से रिलेटेड एक, हाँ, इसमें रायलैंड वर्सेस फ्लेचर ही ठीक है। देन है आपका लास्ट, इसका कंक्लूजन दोगे आप। इन कंक्लूजन स्ट्रिक्ट लायबिलिटी इज ए significant principle law of tort which fix the liability without the fault, and it's ensured that the person who create the potential and dangers must be the bear consequences the harm and cause the rule Ryland versus Fletcher play। अब पब्लिक सेफ्टी होनी चाहिए, बैलेंसिंग होना चाहिए सोशल इंटरेस्ट के लिए, किसी भी पर्सन को नुकसान ना पहुँचे।